ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं इटरेटिव प्रोसेस प्लानिंग, है ना। कि किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर हम किस तरीके से प्लान आउट करें, है ना, कि हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इफ़ेक्टिव बने, अच्छा बने और हम उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर पाए प्रोजेक्ट को। तो इसमें एक मेथड आता है हमारा इटरेटिव प्रोसेस प्लानिंग, जिसमें पहला पॉइंट जो आता है हमारा वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। काम को किस तरीके से ब्रेक किया जाए, उसका रूपरेखा तैयार कर लेना। अब बेसिकली जो प्रोसेस होती है हमारे पास, हम उसको बोलते हैं शेड्यूलिंग टेक्निक है, कि किस तरीके से हम क्या कब काम क्या पर एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे आपने ओएस में देखा होगा कि कौन सी प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल प्रोसेस होती हैं और हम एक साथ सबको तो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो क्या सीक्वेंस रखें, इसी के लिए हमारे पास मल्टीपल टेक्निक थी, जैसे FCFS थी, रैंडमिंग है, शॉर्टेज जॉब है ना। तो प्रोजेक्ट के लिए भी अंदर कुछ मेथड्स होंगे कि हम उनमें क्या पहले करें, क्या बाद में करें, क्या रूल्स डिसाइड करें। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इट इज़ ए शेड्यूलिंग टेक्निक। फिर हम बात करते हैं एक गुड ब्रेकडाउन, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर इज द क्रिटिकल फैक्टर इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट सक्सेस। किसी भी सॉफ्टवेयर की सक्सेस में ये बहुत ही मेजर और क्रूशियल रोल प्ले करता है। किस तरीके से, वो अगर हम बात करते हैं कि अगर मेरे काम को परफॉर्म करने का पैटर्न या फिर स्ट्रक्चर एक प्रॉपर होगा, क्लियर कट होगा, कब मुझे क्या करना है, किस समय करना है, किससे कराना है, कौन क्या करेगा, तो अगर वो क्लियर है, प्रॉपर है, ऑन टाइम चल रहा है, तो ये गारंटी है कि हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहेगा, है ना। अब ये तो ठीक है कि हमारा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है, उसका काम करने का तरीका हम ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन ये टोटली किस पर डिपेंड रहेगा, ये डिपेंडेंट होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टाइल के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के ऊपर, कस्टमर के ऊपर। मतलब हमारे प्रोजेक्ट को मैनेज करने का तरीका क्या है, हमारी कंपनी का वर्किंग एनवायरनमेंट किस तरीके से है, और हमारा कस्टमर क्या चाहता है, ये सारे फैक्टर मेजर रोल प्ले करते हैं किसी भी काम को डिवाइड करने के लिए, है ना। क्योंकि हम जब भी काम को डिवाइड करते हैं, हमें पूरी की पूरी सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है हमारे काम को करने के बारे में। क्योंकि हम इसमें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारे स्टेप्स के बारे में मेंशन करते हैं, कौन सी टीम क्या करेगी, हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकंड में हम क्या करेंगे। जैसे आप सभी ने आजकल बचपन में जब पढ़ते होगे बोर्ड एग्ज़ाम का टाइम है, तो टाइम टेबल बना के रखते थे कि हम सुबह उठ के 4 बजे उठ के ये करेंगे, फिर दिन में ये करेंगे, फिर ब्रश करेंगे, मंजन करेंगे। लेकिन प्रोजेक्ट के बेस में हम पूरी प्लानिंग करते हैं कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग कितना होगा, बजट इतना होगा, हम डेवलपमेंट फेज पे इतना काम करेंगे, ये टीम काम करेगी, जो भी मेजर फैक्टर्स हो सकते हैं वो सारे हम सिग्निफिकेंट वर्क्स को ऑल डिस्क्राइब करते हैं। फिर क्लियर टास्क डिकम्पोजिशन फॉर असाइनमेंट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हम इसके अंदर किसका क्या काम है, कौन क्या करने वाला है, किसकी क्या ड्यूटीज़ है, वो भी प्रॉपर मेंशन करके रखते हैं, है ना। क्योंकि अगर हम काम का स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, ये होना है, लेकिन करने वाला कौन है, किसको कब करना है, ये भी हम उसके अंदर डिसाइड करेंगे। एंड ए फ्रेमवर्क फॉर शेड्यूलिंग, बजटिंग एंड एक्सपेंडिचर ट्रैकिंग, और किस तरीके से अपन उसको करने वाले हैं, उसका बजट किस तरीके से मैनेज होगा, कौन सी टीम को हम कितना पैसा देने वाले, कितना खर्च होगा, हमारा एक्सपेंडिचर जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, उसको किस तरीके से ट्रैक करें। ये पूरी जो स्टाइलिंग है, जो मेथड्स है, जो फैक्टर्स हैं, जो एसेट्स हैं, इनको मैनेज किस तरीके से करना है, इनको ऑर्गेनाइज किस तरीके से करना है, ये पूरा हमारा एक वर्क ब्रेकडाउन में तरीका मेंशन किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि इवैल्यूएशनरी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स कौन कौन से, हम कैसे कैसे वर्क को ब्रेकडाउन करते हैं, फर्स्ट फेज में क्या रहेगा, सेकंड फेज में क्या रहेगा, थर्ड फेज में क्या रहेगा, है ना। तो मैं बात करता हूँ पहले लेवल की। पहले लेवल में क्या होता है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, WBS शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। एलिमेंट्स आर द वर्क फ्लो। अब उस ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में हम किन किन फैक्टर्स पर फोकस करने वाले पहले लेवल पे,
मैनेजमेंट लेवल के लिए, एनवायरनमेंट लेवल के लिए, रिक्वायरमेंट्स के लिए, डिज़ाइन के लिए, इम्प्लीमेंटेशन, असेसमेंट और डिप्लॉयमेंट के लिए, कि इनका काम किस किस तरीके से परफॉर्म होगा, कि हम मैनेजमेंट लेवल पे क्या होगा, एनवायरनमेंट लेवल पे क्या डिसाइड करेंगे हम, रिक्वायरमेंट लेवल पे कौन काम करेगा, किस तरीके से काम करेगा, इसको कितना बजट देना है, ये सारे फैक्टर्स के बारे में स्टडी करते हैं। सेकेंड लेवल पे हम बात करते हैं ईच फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल के बारे में, मतलब इंसेप्शन के बारे में, कोलैबोरेशन के बारे में, कंस्ट्रक्शन के बारे में, ट्रांजिशन के बारे में, ये चारों फेजेस के बारे में कि इनमें किस तरीके से काम होगा। और थर्ड लेवल पे हम बात करते हैं फोकस ऑन एक्टिविटीज टू दैट प्रोड्यूसेस द आर्टिफैक्ट्स ऑफ ईच फेजेस। आर्टिफैक्ट्स हमें इसलिए चाहिए कि डॉक्यूमेंटेशन कौन तैयार करने वाला है, काम करने वाला अलग होगा, जो डेवलपमेंट, कोडिंग और परमानेंट से लेकर उसका डॉक्यूमेंटेशन तौर क्या करने वाला है, उसके आर्टिफैक्ट्स कौन तैयार करेगा ईच फेजेस के लिए, उसके लिए हमारे पास अलग अलग। अब इसको और एलोबोरेट करें तो किन किन फैक्टर्स पे अपन इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। बोला हमने इट नीड टू बी टेलर्ड टू द स्पेसिफिकेस ऑफ द प्रोजेक्ट इन मैनी वेज। पहला स्केल की बात करते हैं, किस लेवल पर हम हमारा प्रोजेक्ट को काम कर रहे हैं, है ना, उसके बारे में हम डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं कि हमारे प्रोजेक्ट की स्केल क्या है, गोल क्या है, एम क्या है, ताकि हम उसी बेसिस पर अपने शेड्यूलिंग और काम को डिवाइड कर पाएंगे। दूसरा आता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करने की पॉलिसीज़ क्या है, वहाँ पे वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, कौन सी टीम हमारे पास अवेलेबल है, कौन सी नहीं है, किसको हम क्या काम दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते, वो सब चीज़ें, है ना। फिर लेवल ऑफ कस्टम डेवलपमेंट, कई बार हमें खुद डेवलपमेंट करना है, कई बार हमारे पास रीयूजेबल चीज़ें होती हैं, तो डेवलपमेंट करना है तो कौन करेगा, उसके लिए हमारा कितना एक्सपेंडिचर होगा। मतलब हम क्लियर कट स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं कि हम काम को कैसे कैसे डिवाइड करेंगे, पूरी प्लानिंग हम पहले करें। फिर बिजनेस कॉन्टेक्स्ट की बात करें कि जो हम बिजनेस की बात करें, रेवेन्यू जनरेट कैसे होगा, पैसा कैसे आएगा, फंड कैसे आएंगे, इसके लिए कितना बजट एक्सपेंडिचर हो रहा है हमारा, हमने प्लानिंग क्या करी थी और कितना हम अचीव कर पा रहे हैं। और प्रीवियस एक्सपीरियंसेस की बात करें कि उस पर हमें काम करने का या उस जैसे सिमिलर प्रोजेक्ट्स पे काम करने का एक्सपीरियंस हमें क्या है ना, इसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास प्लानिंग गाइडलाइंस। अब हम अपने प्रोजेक्ट की प्लानिंग किस तरीके से करें, उसकी कुछ गाइडलाइंस हमें बनानी पड़ेंगी कि हम इतना ही पैसा इसमें खर्च कर सकते हैं, है ना। तो दो मेथड्स हैं इसके पास। पहले हम बात करते हैं डिफ़ॉल्ट वेब बजटिंग की, है ना। रफली एलोकेट कॉस्ट फॉर द फर्स्ट लेवल ऑफ वेब वर्क फ्लो स्ट्रक्चर, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, है ना। तो पहले लेवल पे हम बात करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, प्रोजेक्ट डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, असेसमेंट, टोटल डिप्लॉयमेंट। तो डिफ़ॉल्ट बजट क्या रहता है मैनेजमेंट के लेवल का 10%, एनवायरनमेंट के लिए 10%, रिक्वायरमेंट के लिए 10%, प्रोजेक्ट डिज़ाइन के लिए 15%, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए 25%, प्रोजेक्ट असेसमेंट के लिए 25% और डिप्लॉयमेंट के लिए 5%। ऐसा एक 100% टोटल हो गया, है ना। लेकिन जो रफली है, कोई 100 फिक्स नहीं है कि 100 हर बार फिक्स ही रहे, लेकिन एक मेथड है प्लानिंग का कि हम इतना तक इस तरीके से खर्च कर सकते हैं। दूसरा मेथड आता है एलोकेट्स द एफर्ट्स एंड शेड्यूल अक्रॉस द लाइफ साइकिल, है ना, कि हमारे कितने एफर्ट लगने वाले हैं और क्या शेड्यूल रहेगा उसके बेसिस पे। तो हमारे पास दो केसेस लिए, हमने डोमेन ले लिया है, एफर्ट एंड शेड्यूल, और फेजेस, इंसेप्शन फेज, एलोबरेशन, कंस्ट्रक्शन फेज। एफर्ट की बात करें, इंसेप्शन फेज में हमारे पास 5% एफर्ट लगेगा और 10 शेड्यूल को हम 10% देते हैं। एलोबरेशन फेज में हमारे पास 20% एफर्ट लगेगा, शेड्यूल को हम 30% दे रहे हैं। कंस्ट्रक्शन फेज में हम 65% एफर्ट को दे रहे हैं और 50% शेड्यूलिंग के लिए दे रहे हैं। मतलब जो टोटल टाइम ब्रेक रहेगा हमारा कि हम कितने समय हम किसको देना, अगर 100 दिन है तो 100 में से 10 दिन हमने इंसेप्शन फेज के लिए दिया, 30 डेज हमने एलोबरेशन फेज के लिए दिया, 50 डेज हमने कंस्ट्रक्शन फेज के लिए दिया और ट्रांजिशन फेज के लिए 10 डेज। तो इस तरीके से अपन कुछ दो मेथड्स हमारे पास प्लानिंग और बजटिंग के, हमने वो आइडेंटिफाई किया। लेकिन अब इनके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं अगर हम जो प्लानिंग करते हैं दोनों। तो एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग गाइडलाइन, यूजिंग दीज टू गाइडलाइंस इट इज़ बिकम ईजी टू, अगर हम वो दो गाइडलाइंस ऊपर की, जो पहला वेब प्लानिंग वाला, कौन सा, ये वाला डिफ़ॉल्ट वेब बजटिंग का, और दूसरा हमारे पास ये वाला
फॉलो करते हैं तो हमें क्या फ़ायदा होगा, हम किस तरीके से हम अपने प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे डेवलप ए स्टाफ प्रोफाइल कि हमारे क्या क्या एम्प्लॉय हैं, क्या क्या है, उनकी क्या क्वालिटीज़ है, क्या उन किस में कितना साल का एक्सपीरियंस है ना, हम वो प्लानिंग कर सकते हैं। फिर एलोकेट द स्टाफ रिसोर्सेस कि हमारे स्टाफ को क्या क्या रिसोर्सेस, किस टीम को क्या प्रोवाइड करना है, किसको क्या नहीं करना, वो हम प्लानिंग कर सकते हैं। और फिर अपने प्रोजेक्ट की पूरी शेड्यूलिंग तैयार कर सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट की क्या शेड्यूल रहेगा, हम कौन सा काम कब करने वाले हैं, कौन सा काम कब करेंगे, ये सब भी हम पूरा प्लानिंग कर सकते हैं ना, अगर हम प्लानिंग गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए चलें। साथ ही साथ डेवलप ए वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर विद टास्क बजट एंड शेड्यूल रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड्स कि जो भी हमारा वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर रहेगा, हम बजट को ध्यान में रखते हुए और शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड हम तैयार कर सकते हैं। अब द कॉस्ट एंड शेड्यूल एस्टिमेशन प्रोसेस कि अब प्रोसेस क्या होगी। हम बात तो कर रहे हैं कि हम काम को ऐसे से डिवाइड कर देंगे, ऐसे से शेड्यूल तैयार करेंगे, लेकिन किन प्रोसेस को ध्यान में रखते हो, कौन सी वो 2 प्रोसेस हैं या एक प्रोसेस है जिनको ध्यान में रखते हो हम काम करते हैं। नॉर्मली अगर अपन देखें, इससे पहले जितना भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी है अपन ने, तो 2 ही तरह के अप्रोच फॉलो होती है, एक टॉप डाउन और एक बॉटम अप्रोच। तो इधर हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बोलते हैं उसको फॉरवर्ड लुकिंग मतलब टॉप डाउन अप्रोच, बैकवर्ड लुकिंग मतलब बॉटम अप अप्रोच। अब फॉरवर्ड लुकिंग में एक्चुअल में देखें कि जब भी सबसे पहले हमारा माइंड में आइडिया आता है, हम आइडिया के रिगार्डिंग फिर सोचना शुरू करते हैं, है ना, फिर आगे की प्लानिंग तैयार करते आते हैं और धीमे धीमे उस प्लानिंग को बाद में एक्सपेंड करते आते हैं, लोगों पर तैयार करते हैं। बैकवर्ड लुकिंग में क्या, हम इनिशियली छोटे लेवल से एक एक मॉड्यूल्स पे काम करेंगे, फिर उन मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करना, कंबाइन करना, बाद में फिर हम आगे ऊपर हायर लेवल तक पूरा टोटल एस्टिमेट तैयार करेंगे। पहले हम देखते हैं फॉरवर्ड लुकिंग के बारे में। फॉरवर्ड लुकिंग में क्या करते हैं, इट स्टार्ट्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ जर्नल रिक्वायरमेंट्स कि हमारी जर्नल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, उनके बारे में एक सोच तैयार करना, एक अंडरस्टैंडिंग तैयार करना, है ना, क्योंकि जब तक हमारी सोच क्लियर नहीं होगी, हमारा विज़न क्लियर नहीं होगा, हमारे रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं होंगे, तब तक हम आगे जाके अपनी रिक्वायरमेंट और अपना बजट और अपना शेड्यूल तैयार नहीं कर सकते। फिर अप्लाइड ड्यूरिंग द इंजीनियरिंग स्टेज, सबसे ज़्यादा कब स्टार्ट होगा, इंजीनियरिंग स्टेज में, क्योंकि हमारे पास 2 स्टेजेस होते हैं, एक मैनेजमेंट लेवल की स्टेज और एक इंजीनियरिंग स्टेज। ड्राइव्स ए मैक्रो लेवल बजट और शेड्यूल। मैक्रो लेवल मतलब लार्ज स्केल पर जो बजट तैयार होता है उसकी प्लानिंग करना और उसकी शेड्यूलिंग करना। क्यों, क्योंकि इनिशियली अपन एक टोटल एस्टिमेट तैयार करेंगे, भैया मेरा 300 करोड़ में, 100 करोड़ में, 50 करोड़ में या 10 लाख में, 20 लाख बजट बनकर तैयार हो जाएगा। फिर उस 10 लाख को कैसे आगे मुझे अलग अलग लेवल पे खर्च करना है, उसकी बजटिंग बाद में होगी। देन डिकम्पोज दिस एलिमेंट इनटू लोअर लेवल बजट एंड इंटरमीडिएट माइलस्टोन। नहीं होता है, पहले आप बड़े लेवल पे पूरी प्लानिंग करेंगे, उसके बाद आप छोटे छोटे लेवल पे बजट और उसको माइलस्टोन और गोल सेट करते जाएंगे कि हम इतने लेवल पे इतना पैसा खर्च कर देंगे और इतना कर देंगे, माइलस्टोन सेट करते हैं। ये ओवरऑल फॉरवर्ड लुकिंग कंसेप्ट है। अब किस तरीके से करेंगे, क्या सीक्वेंस रहेगा, तो पहले तो आप कैटेगराइज करो किसको, ओवरऑल साइज ऑफ द प्रोजेक्ट कि प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, उसकी ओवरऑल प्रोसेस ऑफ द प्रोजेक्ट कि प्रोसेस की ओवरऑल क्या प्रोसेस होगी, उसका क्या इन्वायरमेंट रहेंगे, उनमें कौन कौन से एम्प्लॉयज़ काम करने वाले हैं, कितने एम्प्लॉय हमारे पास अवेलेबल हैं, कितने एम्प्लॉय हमारे पास अवेलेबल नहीं हैं, क्वालिटी क्या रिक्वायर्ड चाहिए हमको, ये सब हम डेवलप करेंगे इसके अंदर, है ना। फिर इस बड़े लेवल पर ही अपना कॉस्ट का एस्टिमेट करेंगे कि टोटल एफर्ट्स कितने लगने वाले हैं, कितना समय लगेगा इसको डेवलप करने में। तो जो भी समय और एफर्ट्स लगने वाले हैं उसके हम कैलकुलेट करेंगे सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल की मदद से। एंड द एफर्ट एस्टिमेट ऑफ फॉर द एफर्ट इनटू द टॉप लेवल WBS इज पार्टीशन। अब जो हमने ऊपर पूरा प्लानिंग करी थी, एफर्ट डिवाइड किए थे कि हम टोटल इतने एफर्ट लगेंगे, अब उसको ब्रेक करने का समय आ जाएगा। बाद में हम ब्रेक करते जाएंगे प्रोजेक्ट प्लान के अकॉर्डिंग कि हमें कौन कौन सी टीम क्या करने वाली है, कब करने वाली है, उसके हिसाब से प्लानिंग को डिवाइड करेंगे। और द सब प्रोजेक्ट मैनेजर डिकम्पोज ईच WBS इनटू लोअर लेवल, और उसके नीचे वाले फिर उसके नीचे, है ना। जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर है, प्रोजेक्ट मैनेजर ने अपने नीचे टीम लीडर्स बनाए, अब टीम लीडर ने अपने नीचे मेंबर्स बनाए, टीम मेंबर्स बनाए, जो बनाए। इस तरीके से हम हायरार्की वे में ब्रेक करते जाएंगे।
तो ये फॉरवर्ड लुकिंग का वर्किंग तरीका है, इस तरीके से हम फॉरवर्ड लुकिंग में काम करते हैं। अब बात करते हैं बैकवर्ड लुकिंग की। बैकवर्ड लुकिंग कैसे होता है? अप्लाइड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन स्टेज। प्रोडक्शन मतलब जब हमारा डेवलपमेंट फेज में चला जाता है, कंस्ट्रक्शन हो गया, अब हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, है ना। तो इम्प्लीमेंट करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो सब चीज़ें हम बैकवर्ड लुकिंग की मेथड से अप्लाई कर सकते हैं कि भाई प्रोडक्शन स्टेज में है और हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें क्या रिक्वायरमेंट है कि एक मॉड्यूल में मैं काम कर रहा हूँ, उस मॉड्यूल के लिए कौन कौन लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, इसमें कितना खर्चा आएगा, क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे, वो वन बाय वन हम प्लानिंग करेंगे। स्टार्ट विद द एंड इन माइंड, मतलब प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो चुका है और अब नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं कि अब हमें कैसे कैसे काम करना है। एनएच द माइक्रो लेवल बजट। माइक्रो लेवल मतलब स्मॉल लेवल के बजट्स और शेड्यूल, क्योंकि हम टीम्स में काम करते हैं तो एक एक सिंगल पर्सन पे कितना खर्चा होने वाला है, उसका क्या बजट रहेगा, उसकी कितने टाइम ड्यूरेशन है, हम छोटे छोटे लेवल्स पे पूरी प्लानिंग करते हैं। फिर उन छोटी छोटी प्लानिंग्स को लेकर हम हायर लेवल के ऊपर मूव करते जाएंगे, है ना। क्योंकि आपने अगर ट्री स्ट्रक्चर देखे तो लीव्स नोड होते हैं, लीव्स के ऊपर पेरेंट नोड होते हैं, पेरेंट के ऊपर फिर ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, है ना। इस वे में हम मूव करेंगे। दिस अप्रोच टेंड्स टू डिफाइन एंड पॉपुलेट द WBS फ्रॉम द लोएस्ट लेवल टू अपवर्ड, नीचे से हम ऊपर की तरफ फॉलो करेंगे। अब इसका प्लानिंग सीक्वेंस क्या रहेगा नॉर्मली? द लोएस्ट लेवल WBS एलिमेंट आर एलोबरेटेड इन डिटेल्ड टास्क। नीचे वाले आदमी जितने भी हैं काम करने वाले, उनको हम डिटेल्ड में उनकी वर्किंग के बारे में पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि उन्हें एग्जैक्टली में क्या करना है, कितना बजट है, कितना समय है उनके पास करने के लिए, वो पूरा हम क्लियर करके रखते हैं। एंड एस्टिमेट्स आर कंबाइंड एंड इंटीग्रेटेड इनटू हायर लेवल बजट्स। और बाद में हम जो भी एस्टिमेट्स हमने लिए थे, प्रिकॉशंस लिए थे, इतने समय में करना है, इतने पैसे में करना है, उनको धीमे धीमे ऊपर मर्ज करते हुए जाएंगे और अपना गोल को अचीव करते हैं, है ना। और कंपैरिजन विद द टॉप डाउन बजट्स एंड माइलस्टोन। टॉप डाउन बजट्स मतलब कि हमने फाइनल बजट हमारे पास कितना है और फाइनल शेड्यूल का माइलस्टोन क्या कि हमें 2 महीने में करना है, 3 महीने में करना है, उसके हिसाब से हम पूरी प्लानिंग करते जाते हैं, है ना। चलो अब बात आता है हमारे इटरेशन प्लानिंग प्रोसेस की। इटरेशन की बात करते हैं तो लाइफ साइकिल फेजेस आते हैं हमारे पास। 4 लाइफ साइकिल फेजेस हैं, इंसेप्शन, एलोबरेशन, कंस्ट्रक्शन और ट्रांजिशन। तो चारों फेसेस में इटरेशन की प्लानिंग किस तरीके से एग्जीक्यूट होगी, उनमें क्या करने वाले हैं, क्या क्या माइलस्टोन सेट होंगे, क्या इंटरमीडिएट इटरेशंस प्लान करेंगे, है ना। ईच फेसेस में हम क्या करेंगे उसकी बात करते हैं। तो पहला क्या है? कंसर्न विद डिफाइनिंग एक्चुअल सीक्वेंसेस एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट्स, है ना। किस पे? डिफाइन एक्चुअल सीक्वेंस ऑफ इंटरमीडिएट रिजल्ट्स, इस पर फोकस रहेगा कि हमें एग्जैक्टली में हर इटरेशन में क्या अचीव करना है। द कंटेंट एंड द शेड्यूल ऑफ द मेजर माइलस्टोन एंड देयर इंटरमीडिएट इटरेशंस आर प्लान। कंटेंट क्या होगा, क्या शेड्यूल रहेगा, हमें एक्चुअल में क्या अचीव करना है ना। उस गोल के रिगार्डिंग क्या क्या इंटरमीडिएट इटरेशंस होंगे, पहले इटरेशन में क्या होगा, दूसरे में क्या होगा, वो सब प्लानिंग करेंगे। और अप्लाइड किस पे होगा? ईच फेसेस पे। ईच फेसेस मतलब इंसेप्शन पे, एलोबरेशन पे, कंस्ट्रक्शन पे, सबकी बात कर रहा हूँ मैं। और पहला इंसेप्शन इटरेशन की बात कर रहे हैं। स्कोप ऑफ द इटरेशन। स्कोप मतलब जो हम इटरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, जो हम उसका स्कोप क्या है, उसकी सोच क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, वो क्लियर होना चाहिए, है ना। द अर्ली प्रोटोटाइपिंग एक्टिविटीज इंटीग्रेट द फाउंडेशन कंपोनेंट ऑफ ए कैंडिडेट आर्किटेक्चर and provide an executable framework for elaborating the critical use case of the system. अर्ली प्रोटोटाइपिंग एक्टिविटीज़, जो भी हम मॉडल लेके चलते थे, ये प्रोटोटाइप मॉडल बनाएंगे, उसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे, उसमें कमियाँ फाइंड आउट करेंगे, उसका आर्किटेक्चर सूटेबल है कि नहीं है ना। उसको पूरा एक्सप्लेन करना, उसके अंदर क्या क्या क्रिटिकलिटी आएगी, उस क्रिटिकलिटी का हम क्या सॉल्यूशन रहेंगे, वो पूरी प्लानिंग उसी के अंदर करते हैं। फिर एलोबरेशन फेज की बात करें, एलोबरेशन इटरेशन की बात करें तो दिस इटरेशंस रिजल्ट्स इन आर्किटेक्चर। सीधी सी बात है, हम डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं उसकी, है ना, कि हमारे प्रोजेक्ट की डिजाइनिंग क्या होगी, इंक्लूडिंग कंप्लीट फ्रेमवर्क क्या होगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जीक्यूशन कैसे होगा, है ना, वो पूरी प्लानिंग हम करके रखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर बेसलाइन, कि आर्किटेक्चर की बेसलाइन क्या है, हमें क्या गोल अचीव करना है, वो प्लानिंग करना।
और प्रोटोटाइप क्रिएट कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन इटरेशन की बात करें, है ना, तो अल्फा रिलीज और बीटा रिलीज, है ना, हम दो तरह के रिलीज परफॉर्म करने वाले हैं, एक क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से, एक डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अल्फा रिलीज वुड बी इंक्लूड एग्जीक्यूटेबल कैपेबिलिटीज फॉर ऑल द क्रिटिकल यूज केसेस। इट यूजुअली रिप्रेजेंट ओनली 70% ऑफ द टोटल प्रोडक्ट ब्रेड्थ एंड परफॉर्म एट्स क्वालिटी लेवल। और बीटा रिलीज में क्या 95% ऑफ द टोटली प्रोडक्ट कैपेबिलिटी ब्रीथ एंड अचीव सम इंपॉर्टेंट क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। मतलब जब हम अल्फा रिलीज की बात करते हैं, यूजुअली 70% ऑफ द प्रोडक्ट हम अचीव कर चुके होते हैं, जो कि डेवलपर लेवल पे चलता है और उसको हम परफॉर्म करते रहते हैं। बीटा लेवल हम ओवरऑल एक तरीके से कंप्लीट 100% प्रोडक्ट अचीव कर सकते हैं, लेकिन प्रोवाइड्स 90% of the total product quality and breadth achieves some important quality attributes, है ना, कि सारे हम अचीव कर पाते हैं। ट्रांजिशन प्रोडक्ट में हम फाइनल बीटा प्रोडक्ट को रिलीज करके डिलीवर कर देते हैं, है ना। लास्ट आती है हमारे पास प्रैग्मेटिक प्लानिंग। अगर हम मान के चलिए हमने टारगेट लिया कि हम एन इटरेशंस के अंदर कोई काम परफॉर्म कर देंगे, है ना, और उस काम को परफॉर्म करने वाला कोई सॉफ्ट मैनेजर है, वो परफॉर्म करना चाहता है कि एन इटरेशन में काम खत्म हो जाए। तो कोशिश क्या रहती है उस प्लानिंग की कि अगर उसने एन लिया है तो n-1 इटरेशन में ही वो काम खत्म हो जाए, है ना। और n+1 की प्लानिंग भी करके रखते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो हम एक इटरेशन में क्या करने वाले हैं। वाइल एग्जीक्यूटिंग iteration n of any phases, the software project manager must be monitoring and controlling against a plan that is initiated in the iteration n-1 and must plan iteration n+1, है ना। अगला पॉइंट देखते हैं, द आर्ट ऑफ गुड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज टू मेक ट्रेड ऑफ इन द करंट इटरेशन प्लान, है ना। द आर्ट ऑफ गुड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, द आर्ट ऑफ गुड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, मेक ट्रेड ऑफ इन द करंट इटरेशन प्लान एंड द नेक्स्ट इटरेशन प्लान based on the objective results in the current iteration plan and the previous iteration। एक अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की निशानी क्या होती है कि जब भी हम कोई इटरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो उसका जो भी रिजल्ट आने वाला है वो हम प्लानिंग करके रखते हैं हमें क्या रिजल्ट अचीव करना है, और जो अचीव हुआ है उसके बेसिस पर हम आने वाले इटरेशंस को या आने वाले इटरेशन का ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं कि आने वाला ऑब्जेक्टिव क्या होगा हमारा या प्रीवियस इटरेशंस क्या था। द सक्सेस ऑफ ईच प्रोजेक्ट इज अचीव्ड ओनली बाय गुड प्लानिंग। इनएडिक्वेट प्लानिंग इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ प्रोजेक्ट फेलियर। किसी भी प्रोजेक्ट की सक्सेस में और फेलियर में दोनों में ही एक प्लानिंग बहुत मेजर रोल प्ले करती है। अगर प्लानिंग अच्छी हुई है तो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहेगा, प्लानिंग खराब हुई है तो प्रोजेक्ट फेल भी होते हैं, है ना। ए प्रोजेक्ट प्लान डिफाइंस हाउ द रिक्वायरमेंट विल बी लेटर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए प्रोडक्ट विद कांस्टेंट। एक प्रोजेक्ट प्लान क्या बताता है कि जो आपने रिक्वायरमेंट्स फाइंड आउट करी थी उनको किस तरीके से आप आगे जाके एक कंप्लीट प्रोडक्ट में बनाने वाले हो, और वो भी चेक्स के साथ जो कि कस्टमर ने लगाए थे कि कस्टमर को ये चाहिए था ये नहीं चाहिए था, एंड दिस प्रोजेक्ट विल बी रियलिस्टिक, अंडरस्टैंडेबल एंड इजीली यूजेबल। प्लान्स आर नॉट यूजफुल फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजर्स, है ना। Plans are not only useful for the project managers as more often is the planning process and its results, more ownership will be attained among the team members. That means bad and closed plan causes destruction and good and open plan encourages teamwork, है ना। Plans are not useful for the project managers
ये ज़रूरी नहीं है कि जो प्लान आप बना रहे हो वो केवल और केवल प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए ही यूज़फुल हो। वो किसके लिए? मोर ओपन इन द प्लानिंग प्रोसेस एंड इट्स रिजल्ट्स। अगर उसकी प्लानिंग की प्रोसेस ओपन रहे, उसके रिजल्ट्स भी क्लियर रहे, है ना, तो मोर ऑनरशिप विल बी अटेंड अमंग द टीम मेंबर्स। जो टीम मेंबर चाहते थे वो अटेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने प्लान क्लोज रखा है, किसी को डिस्क्लोज ही नहीं किया, चुपचाप बैठे हैं, अपने प्रोजेक्ट मैनेजर के पास पूरा आइडिया है, वो क्लाइंट को क्लियर ही नहीं कर रहा है, अपने नीचे वाले एम्प्लॉयज़ को क्लियर नहीं कर रहा है, तो वो क्या अचीव कर पाएंगे वो प्रोडक्ट को? नहीं। पूरा प्लान क्लियर होना चाहिए उन्हें एग्जैक्टली में क्या करेज करते हैं, है ना, क्या चाहिए और क्या बनाना चाहते हैं। अगर प्लान ओपन है तो वो टीम को एनकरेज करता है कि टीम को मालूम है कि टीम क्या चाहती है, उसे क्या अचीव करना है, उसे क्या बनाना है, वो किसके लिए प्लानिंग तैयार कर रहे हैं, किसके लिए बजट तैयार कर रहे हैं, किसके लिए शेड्यूलिंग कर रहे हैं, वो पूरा क्लियर रहता है। ठीक है, ओके, थैंक यू। फिर आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं, कल कोई नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे आपके लिए ना। थैंक यू।